नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया। हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2014 है और देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। हम सबके मन में कई सवाल है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से, टैरो के माध्यम से आज हम कुछ सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। देश की कुंडली क्या कहती है, मोदी और राहुल गांधी के नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं, कौन बनेगा देश का मुस्तकबिल और कौन बदलेगा देश की आर्थिक हालात, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शेयर बाजार की भी बात करेंगे, भविष्य में कैसा रहेगा शेयर बाजार और क्या सोने, चांदी और तेल की कीमतों में आने वाले समय में गिरावट होगी। हमारे साथ पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कर्नल अजय जैन हमारे साथ जयपुर से हैं, जो कि astromoney.com के CEO हैं। साथ ही साथ पी खुराना जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, एस्ट्रोलॉजर हैं जाने माने। अनुपम कपिल के पास चलेंगे पुणे स्टूडियो में, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, पेंगुइन ऑथर और कॉलमनिस्ट हैं। साथ ही साथ रश्मि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ है, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर है ये, और क्रिस्टल हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग भी रश्मि करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले पी खुराना जी, 2014 में आपके मुताबिक भारत की कुंडली क्या कुछ कहती है? देखिए जी, 2014 में एक मैं तर्क की बात, सबसे पहले नमस्कार, एक तर्क की बात करना चाहता हूं। तर्क क्या है इसमें? ज्योतिष और अंक ज्योतिष को मैं मिला के एक बात कह रहा हूं। हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 जी। और उसमें क्या है, उसका अपना मूलांक 6 है, 5 और 6। जब हम टोटल करते हैं उसका मूलांक 8 है, जो शनि का है। 6 और 8 आपस में एक मैजिक नंबर, एक मैजिक है, बिकॉज बोथ आर डिवाइडेड बाय 2। दूसरी बात क्या है, अगर हम कैलेंडर देखते हैं 1947 का, उसका पहला दिन वेडनेसडे है। अब 2014 का कैलेंडर ले लीजिए, उसका पहला दिन भी वेडनेसडे है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज समथिंग सिमिलर जो 1947 में हुआ था, ऐसा ही 2014 में होने के योग बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1947 में टोटल हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया था। तो उसी प्रकार मैं एक इस आधार को मानते हुए आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में 2014 में बहुत बड़ा परिवर्तन आने के योग। चलिए, आपके मुताबिक 1947 में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था भारत की राजनीति में, वैसा परिवर्तन 2014 में देखने को मिलेगा। अनुपम, आप क्या कहेंगे? अनुपम, आपके पास दोबारा लौटूंगी, आपका ऑडियो हमारे पास क्लियर नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। कर्नल अजय, आप क्या कहेंगे? 2014 में भारत की कुंडली में क्या कुछ लिखा है? चलिए कर्नल अजय, माफ कीजिएगा, आपका भी ऑडियो हमारे पास नहीं आ रहा है, कुछ तकनीकी खराबी है। रश्मि, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? 2014 में टैरो कार्ड्स क्या कुछ कहते हैं, भारत की कुंडली में क्या कुछ लिखा है? पहले तो नमस्कार ऑल ऑफ यू एंड well the card that has come, the main card that has come is the sun card. अब sun card जो होता है, it's a card of material progress, it's a card of realizing, it's a card of manifestation. So what I feel is that the economy is going to grow, it's going to be much better. You see, past few years we have suffered a lot, there's been very slow growth, and also because of the leadership. Also there is a card which is amazing, which says magician. So it's like for India, it's like a divine intervention. So this is the time when we need most this change. So it's a time for change. It's a time for a new beginning. जी, चलिए अनुपम के पास एक बार दोबारा लौटते हैं पुणे में। अनुपम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपके मुताबिक भारत की कुंडली क्या कुछ कहती है 2014 के लिए? या मैं सुन सक रहा हूँ जी। बहुत रेवोल्यूशनरी टाइम्स है इंडिया के लिए 2014 के अंदर, क्योंकि फेट नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 8, पर्सनल ईयर नंबर 3 चल रहा है इंडिया का, और शनि जो है विशाखा नक्षत्र में चल रहा है, उसी नक्षत्र में चल रहा है जो 1984 31 अक्टूबर को चल रहा था, जब सिख मैसेकर्स हुए थे। तो ये बहुत सिंबॉलिक है। लेकिन अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी 2 स्टेजेस के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम शेयर्स, ये सब बढ़ेंगे, और इसके अंदर लीडरशिप तो जरूर बदलेगी, क्योंकि शनि जो है रेवोल्यूशन करता है।
इसके अंदर वुमेन जो है इनके सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज में कंसर्न्स बने रहेंगे। और हमारे को एनिमी से बड़ा डर है जून जुलाई का जो पीरियड है, पाकिस्तान और चाइना जितने भी लास्ट ईयर भी मैंने आपके चैनल पे ये बताया था, ये जो सबमरीन्स डूब रहे हैं ये साबोटाज अटैक्स हैं, ये कुछ कवर अप ऑपरेशन चल रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कर्नल अजय, आप क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एनिमीज से तकलीफ नजर आ रही है लेकिन इकोनॉमी विल बी वंडरफुल। जी जी, तो चलिए, एक्सटर्नल एनिमीज से थोड़ी परेशानी है लेकिन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से अनुपम कहते हैं कि हालत थोड़ी अच्छी रहेगी। कर्नल अजय, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अनिमा जी, और सर्वप्रथम जी बिजनेस के सभी दर्शकों को कर्नल अजय CEO@astromoney.com की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ईयर 2014 स्पेशली मंथ अप्रैल एंड मई दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द लोकसभा इलेक्शन एज वेल एज द इंडियन इकोनॉमी। देखिए दो इक्लिप्स आ रहे हैं, यानी ग्रहण आ रहे हैं अप्रैल के महीने के अंदर। एक तो आ रहा है चंद्र ग्रहण जो 15 अप्रैल को होगा, और एक सूर्य ग्रहण है वो 29 अप्रैल को होगा। एक ही महीने के अंदर दो इक्लिप्स आना, और साथ साथ के अंदर जो ये लूनर इक्लिप्स आ रहा है ये ब्लड मून के रूप के अंदर एस्ट्रोनॉमर्स इसको देख रहे हैं। और ब्लड मून जब भी आता है तो उसके अंदर मेजर परिवर्तन या मेजर परेशानियां या कुछ अच्छे होने का संभावना बन सकती है। और खासकर जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट आ रहा है इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 देवियाँ अपना प्रभाव डालेंगी। उसके अंदर जो त्रिदेवी हैं, मायावती जी, ममता जी और जयललिता जी, इन तीनों के पास में जब प्राइम मिनिस्टर की कुंजी होगी, जिसको ये चाहेंगी उसमें होगा, और महिलाओं का विशेष ख्याल रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों किसे सपोर्ट करती है। 2014 है, लोकसभा चुनाव है, सबकी नजरें हैं, सब जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। अब अनुपम, आपके मुताबिक कांग्रेस की कुंडली क्या कुछ कहती है? देखो, कांग्रेस की कुंडली तो उनको ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा। पहली बात तो नंबर्स भी नहीं और स्टार्स भी नहीं फेवर कर रहे, ना कुंडली उनकी अच्छी है ना उनके लीडर्स की अच्छी है किसी की भी। और सबसे जो इनका बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता है, ये और विमेन भी इनको डेजर्ट करने वाले हैं। तो कुल मिला के ग्रह नक्षत्र कांग्रेस को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आपके मुताबिक ग्रह नक्षत्र जो है वो कांग्रेस को फेवर नहीं कर रहे हैं। खुराना साहब, आप क्या कहेंगे? आपके मुताबिक क्या कांग्रेस की कुंडली कहती है? बिल्कुल जी, कांग्रेस की कुंडली बिल्कुल मेरे सामने है। उसमें मैं ये देख रहा हूं कि केंद्र में ज्यादा से ज्यादा ग्रह विराजमान है। उसमें क्या एक लगन जो है उसमें केतु विराजमान, जो कि ग्रह नहीं है, और इसके साथ राहु के साथ चंद्र इनके 6 हाउस में बैठे हुए हैं जी। कुल मिलाकर कांग्रेस की कुंडली एक कहती है कि जब तक तो विरासत से चीजें मिल रही हैं तब तक तो देश चलेगा। विरासत से क्या है? सोनिया गांधी है, विरासत से राहुल गांधी है, और विरासत से ही इनका सब कुछ चलेगा। लेकिन इन लोगों में जो मास अपील है वहां पे मंगल विराजमान है। जब भी कोई कांग्रेस का नेता, जब हम एक बात करते हैं किसी पावर की या कुछ भी है, कहीं ना कहीं इंपल्सिव होकर वो कोई ना कोई गलत बयानी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको वापस उस जगह पे लेटना पड़ता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी की राशि जो है तुला है उसका। सर, राहुल गांधी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। रश्मि भी हमारे साथ है। रश्मि, आपके कार्ड्स, बिल्कुल राहुल गांधी की बात करेंगे खुराना साहब। रश्मि, आपके कार्ड्स क्या कुछ कहते हैं? कांग्रेस के लिए कैसा समय आने वाला है? टैरो रीडिंग क्या कुछ कहती है? Okay, the card that has come, which is most important, most prominent card is the death card, which means new beginning and an end. So therefore, one thing is ending, but I won't say that they're going to take a back seat. They will be a strong party. And Rahul Gandhi in the lead. Rahul since January has changed a lot the strategy, and he's been good. It's good going for him, good going for the Congress as an opposition. So of course it will be an ending but also a new beginning. चलिए, आप भी मानती है अनुपम की तरह की और ऑपोजिशन में बैठ सकती है कांग्रेस पार्टी। कर्नल अजय, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो क्या आपके जो स्टडी है वो क्या कुछ कहती है? क्या देश में कमल खिलने के आसार सबसे ज्यादा हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की कुंडली का सवाल है, उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रह है जो चंद्रमा, उसका केंद्रम योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के दोनों तरफ ही कोई ग्रह नहीं है। और इस इत्तेफाक से यदि आप 16 अप्रैल का जब या 16 मई का जब आप देखेंगे, जब ये रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, उस वक्त भी चंद्रमा अपनी नीच राशि के अंदर है, यानी स्कॉर्पियो में है।
तो संभवतः जहां तक कमल खिलने का सवाल है, मुझे लगता है कि अच्छी सीट से आएंगी, लेकिन जहां तक पूर्ण बहुमत का सवाल है, मुझे लगता है कि बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। उसको कोalition के अंदर मदद लेनी पड़ेगी, और जो 3 देवियां हैं उसके पर यदि उसको प्रमोट नहीं किया बीजेपी को, तो वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। और जो बीजेपी की कुंडली के अंदर एक जो विशेष जो योग है, मंगल, राहु, गुरु और शनि, वो तीसरे भाव में है, यानी तीसरे बॉक्स में है, वो हमेशा परेशानियां करती है। और जो ज्योतिष के आधार के ऊपर धर्म का खाना होता है, जो पहला, 5वां और 9वां होता है, उसके अंदर बुध और केतु का कॉम्बिनेशन 9th हाउस के अंदर है। अनुपम, आपके मुताबिक क्या कहेंगे आप? स्टडी क्या कुछ कहती है? क्या देश में बीजेपी का कमल खिलेगा? क्योंकि बार बार पार्टी भले ही स्ट्रेटेजिकली ये कह रही है कि हम 272 प्लस तक लाएंगे, क्या उनके नंबर्स ऐसे आ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल बीजेपी पावर में आएगी, लेकिन एनडीए के तौर पे, नॉट एज अ सिंगल, आई मीन ऑन इट्स ओन बीजेपी विल नॉट बी एबल टू मैनेज 272। सेकेंडली, पर्सनल ईयर नंबर 8 चल रहा है, जो ग्रोथ का नंबर है इनके लिए, और 2015 तक ये पीरियड अच्छा बनता रहेगा इनके लिए। उसके बाद बिट्रेयल्स होंगे, इन फाइटिंग होगी, क्योंकि जैसे कर्नल साहब ने कहा है, जो 3 ग्रह जो है, राहु, मंगल और शनि, जो 3rd हाउस के अंदर बैठे हैं, धर्म के खाने में बैठे हैं, धर्म की आड़ के अंदर ये जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, ये बैकफायर होगा। और तृतीयेश और दशमेश, जुपिटर और सूर्य का जो एक्सचेंज हुआ है बीजेपी के कुंडली में, इसके वजह से इन्हें हमेशा दूसरे लोगों से सपोर्ट हमेशा लेना पड़ेगा। पहले भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा ही होगा। चलिए, अपने आप में ये 272 क्रॉस नहीं करने वाले हैं। चलिए, अपने आप में नहीं करेंगे, लेकिन अनुपम के मुताबिक एनडीए जो है वो देश में सरकार बना सकती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, कांग्रेस और बीजेपी के 2 बड़े चेहरे हैं। दोनों कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भले ही पार्टी ने पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो कौन होगा बेहतर पीएम, किसके योग्य ज्यादा बेहतर पीएम बनने के हैं, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया का फ्यूचर। और ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में चुनाव हो रहे हैं और कई सवाल हमारे मन में हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के 2 बड़े चेहरे हैं ये। जाहिर तौर पर सब यही जानना चाहेंगे कि अगर मोदी और राहुल में से कोई पीएम बनता है तो बेहतर पीएम कौन है, योग्य पीएम कौन है? खुराना साहब, आपकी क्या राय है इस पर? इन चुनावों के बाद मोदी और राहुल में से कौन होगा बेहतर पीएम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। राहुल गांधी बॉर्न ऑन 19 जून 1970 और नरेंद्र मोदी जी 17/9/1950 को पैदा हुए हैं। देखो, दोनों कुंडलियों में एक सिमिलरिटी है कि हम क्यों कहते हैं कि पीएम के वो एक अपने आप में एक मिले हुए चेहरे हैं, कि उनके लिए वो दावेदार क्यों हैं। पहली बात कि दोनों की जो दशा है शनि की दशा है। जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर बने हैं सभी के सभी शनि की दशा में बने हुए हैं, इसलिए दावेदारी में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन राहुल गांधी कुंडली में क्या है कि उनका जो लगन है, जहां पे बुध ग्रह विराजमान है, उसके ऊपर दृष्टि राहु और केतु की है। जब बुध ग्रह की बात करते हैं, इसका कम्युनिकेशन के साथ संबंध है। बुध ग्रह का संबंध मास अपील के साथ, जनता और जनार्दन के साथ है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर राहु और केतु की दृष्टि होने के कारण, दूसरी बात शनि मेष राशि होने के कारण, उनको क्या होगा कि अपनी चीज को, इज अ वेरी इनोसेंट मैन, नाइस पर्सन, लेकिन वो चीज को परोस नहीं पाएंगे जैसा कि जनता चाहती है। वेयरएज मोदी साहब की जो कुंडली में है, उनके जो बृहस्पति है इनके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और बड़े शुभ है, जिसलिए ये अपनी बात को बड़ी पूरी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और वो तो हम देखते भी हैं खुराना साहब, मोदी जी जो कुछ भी बोलते हैं वो अपनी जनता तक, अपने फैंस तक, अपने वोटरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा देते हैं। अनुपम, आप क्या कहेंगे इस पर? मोदी और राहुल में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेहतर पीएम कौन होगा? किसके ज्यादा ग्रह स्ट्रॉन्ग है? देखो, प्रधानमंत्री तो मोदी के चांस ज्यादा हैं बनने के लिए। 17 नंबर जो 8 फेट नंबर है, बड़ा स्ट्रांग नंबर होता है और इंडिया के जो डेस्टिनी नंबर से जो है ये मैच होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल जो है, लग्न का लॉर्ड जो स्वामी वृश्चिक लगन है मोदी जी का, वो लगन में बैठा है चंद्रमा के साथ में। तो एक ही इसका ड्रॉबैक होता है कि आदमी डिक्टेटर बन जाता है।
और इससे क्या है, ये अपने सीनियर्स और दूसरे जो वेल विशर्स हैं इनको एलियनेट कर देते हैं। तो इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, जो वीक पॉइंट है कि जो इनके सीनियर्स हैं पार्टी को, उनको जरूर रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनकी बात सुनना चाहिए। ये जब प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाते हैं, ये इतने ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे और इनका जो बृहस्पति है, द्वितीय स्थान का जो स्वामी है, वक्री होकर चतुर्थ स्थान में बैठा है, ये स्पीच को रूल करता है और फिफ्थ लॉर्ड भी है जो प्लानिंग और स्कीमिंग को रूल करता है। इनिशियली इनको बहुत सक्सेस मिलेगा क्योंकि अभी इनकी जो बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। अनुपम, यानी कि अगर मोदी जी अपने लीडर्स को, अपने सीनियर लीडर्स को साथ लेकर चले तो उनके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। अगर नहीं लेके चलते हैं, यही लीडर्स जो हैं इनके डाउनफॉल का कारण बन जाएंगे, क्योंकि शनि भी जो अभी थोड़े कुछ दिनों के अंदर, जून जुलाई के अंदर राहु जब इनके एकादश भाव में आएगा, इनका सूर्य बुध और केतु के ऊपर से गुजरेगा, इनके प्रतिभा के ऊपर ग्रहण लगेगा। और जो मीडिया, जो अभी राहु खराब चल रहा है, मीडिया को राहु रिप्रेजेंट करता है, तो मीडिया भी कुछ गलत खबरें जो दिखा रहा है, जो व्हाटएवर इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये मोदी के पीछे लग जाएंगे, इनको अटैक करेंगे आफ्टर जुलाई। तो चलिए, अगर बीजेपी हमारा ये कार्यक्रम देख रही है तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी सलाह अनुपम की तरफ से कि अगर मोदी जी सीनियर लीडर्स को साथ लेकर चले तो उनके लिए आने वाले समय में बेहतर होगा। रश्मि, अगर आपके पास आऊं तो टैरो क्या कुछ कहता है, राहुल और मोदी में से पीएम कौन बनेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ज्यादा बेहतर पीएम कौन बनेगा? ओके, नाउ द गुड थिंग अबाउट टैरो इज दैट हम कार्ड से ही इंटरप्रेट करते हैं। वी डोंट नीड टू डू इट अकॉर्डिंग टू द ग्रह। नाउ इतना इंटरेस्टिंग ये रीडिंग आया है, आई वाज अमेज्ड टू सी कि दोनों बहुत अच्छे, दोनों की लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जबकि राहुल गांधी को ऑफ कोर्स दैट इज देयर के उनके लेगेसी है बिहाइंड हिम, ही हैज अ गुड बैकग्राउंड, उनको सब कुछ प्लेटर्स से मिला है, बट यू सी फ्रॉम सम टाइम नाउ he is taking on responsibility. But जो मोदी जी हैं वो इतने evolved thinking है according to this card. It's a emperor card. So he is powerful. He is aggressive. He is a doer. ये action लेते हैं and he means what he says. And he's shown this. The Gujarat miracle that he's done. He wants to replicate that, I think, around the country. So I feel he'll be a much better leader. तो आपके मुताबिक मोदी ज्यादा बेहतर लीडर होंगे? 100%. चलिए, कर्नल अजय, आप क्या कहेंगे? टैरो तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मोदी बेहतर होंगे, आपकी स्टडी क्या कुछ कहती है? देखिए अनुया जी की सवाल ये है कि कौन बेहतर पीएम होगा। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बनेगा कौन। देखिए, जब तक राहुल गांधी और मोदी जी की दोनों की जन्मपत्रियों का सवाल है, मेरी रीडिंग ये कहती है कि मोदी जी का नवंबर के बाद में बहुत ही अच्छा समय नहीं रहने वाला है। और मैं अनुपम जी की बात से भी सहमत हूँ कि जो अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर, और कोई एकदम से 180 डिग्री के ऊपर टर्न ना हो जाए। दूसरी चीज, जून के बाद में जो सारी स्थितियां परिवर्तन होने लगेगी और जो मोदी जी की अंगेज में होगा, यदि ये येन केन प्रकरण, यदि इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म भी कर लिया और प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबे समय तक रह पाएगा। और तो इसमें तो मुझे कुछ सितारे कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं कि नवंबर के बाद बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम। राहुल के लिए कैसा समय होने वाला है अजय जी? अजय जी, राहुल के लिए कैसा समय होने वाला है? देखिए, राहुल जी का भी एक जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल जी के की प्लैनेट बहुत मजबूत नहीं है और उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना बहुत क्षीण लगती है। मुझे लगता है तो प्राइम मिनिस्टर जहां तक है, कोई पिछड़ी जाति से संबंधित कोई बने, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। और ये चीज मैंने अपनी जो पुस्तक है, ये अजय मार्केट थ्योरी, इसके अंदर आज से 3 महीने पहले लिखी और ये रिलीज हुई है। ये पूरे अवेलेबल है। बिल्कुल, आपने अपनी किताब में भी ये बातें लिखी है। अनुपम, बीजेपी की अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी को भले ही पीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो सेकंड इन कमांड ये कहें कि राजनाथ सिंह आते हैं। आपके मुताबिक उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है? क्या वो पीएम बन सकते हैं? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। बीजेपी का हॉरोस्कोप के अंदर वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी भी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है और राजनाथ सिंह जी भी वृश्चिक राशि है। इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि मोदी जी 200 के नीचे सीट्स बीजेपी के आते हैं हाइपोथेटिकली, तो राजनाथ सिंह विल बी द प्राइम कैंडिडेट नंबर 1 फॉर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पर्सनल ईयर नंबर उनका 3 चल रहा है और उनका फेट नंबर भी 3 चल रहा है। और जो 3 देवियों की बात कर रहे हैं, उसमें से मायावती तो सपोर्ट नहीं करने वाली है, वो राहु से रिप्रेजेंटेड हैं और राहु राइट नाउ 16 मई तक तो एफ्लिक्टेड ही है शनि के साथ में। जयललिता और ममता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और ममता बनर्जी का जो फेट नंबर है वो 2 है, डेस्टिनी नंबर
2 जो है राजनाथ सिंह के 2 नंबर है डेस्टिनी नंबर, इससे कॉमन है शी विल बी इंक्लाइन टू सपोर्ट मिस्टर राजनाथ जी। सिंह। और इस गवर्नमेंट के लिए ममता बनर्जी का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो इतने आसानी से मिस्टर मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं। जयललिता का पर्सनल ईयर नंबर 6 चल रहा है, जो कि मोदी जी के पर्सनल ईयर नंबर 6 से चल रहा है। शी माइट सपोर्ट, जयललिता वुड सपोर्ट मिस्टर मोदी एट द लास्ट मोमेंट। सपोर्ट ममता बनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। खुराना साहब, आप क्या कहेंगे? जी, राजनाथ सिंह की कुंडली में पीएम बनना लिखा है या नहीं, अगर मोदी जी पीएम नहीं बनते हैं तो? सुनिए जी, पहली बात है कि भारतवर्ष की कुंडली में पूर्ण काल सर्पयोग है, और कुदरती बात है कि राजनाथ सिंह की कुंडली में पूर्ण काल सर्पयोग है, जिस करके दोनों आपस में बड़े बिल्कुल अपने इनोनिमस है। इसमें क्या है कि भविष्य में अभी राजनाथ सिंह का योग नहीं बनता है, नॉट एट ऑल, लेकिन भविष्य में इनके कम से कम इनको 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। कुछ उथल पुथल हो सकती है, लेकिन उसमें ए वुमन लीडर विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। लेकिन एट द सेम टाइम सच चंडी यज्ञ का अगर निर्माण कर लेते हैं तो कुछ तो कुछ जो लोग उनके विरुद्ध हैं या जो उनको रोकेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप से, वो उनके बिल्कुल फेवर। बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि कोई महिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। रश्मि, टैरो कार्ड्स क्या कुछ कहते हैं राजनाथ सिंह के लिए? एक बड़ी पोजीशन वो रखते हैं बीजेपी में। I know. Rajnath Singh ji, he is a very veteran leader. He is very mature, and according to the cards, जो card आया है उनके लिए, it's very very important to understand that he is going to in the future have a good political career. In fact, it's going to be a steady career according to me. But he has to energize his East. If he wants to be more powerful, he has to energize his East. That's very very important for him. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बीजेपी की तो हमने बात कर ली है, लेकिन राहुल गांधी, जिनको कांग्रेस ने पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट तो नहीं करा, और कौन है राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में जिसकी कुंडली में पीएम बनना लिखा है? क्या वो ए.के. एंटनी है? ए.के. एंटनी की कुंडली के बारे में जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैसा होगा 2014 में इंडिया का फ्यूचर? हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की बात कर लेती हूं। अनुपम, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की कुंडली में कौन है वो शख्स जिसकी कुंडली में पीएम बनना लिखा है? क्या ए.के. एंटनी वो शख्स हो सकते हैं, क्योंकि काफी पावरफुल है वो कांग्रेस में? जी, 28 दिसंबर 1940 पर्सनल ईयर नंबर 2 चल रहा है। फिलहाल मैं जैसे आपको पहले कह चुका हूँ, किसी भी कांग्रेस लीडर के कुंडली में ऐसा या नंबर्स में ऐसा योग नहीं बन रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए इस वक्त। लेकिन इनकी जो कुंडली में सूर्य, बुध और चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट है, बहुत ही क्लीन इमेज है। और सबसे बड़ा जो मिस्टेक मैं समझता हूँ जो कांग्रेस ने किया है, लास्ट जो 5 इयर्स का टर्म है, इंस्टेड ऑफ मनमोहन सिंह दे शुड हैव गिवन मिस्टर एंटनी, क्योंकि ये कंट्री को बड़े आराम से चला पाते उस समय पे। अब जो है इनकी भी 7.5 लगने वाली है, और इन्हें अनफॉर्चुनेटली आगे वाले पीरियड के अंदर अभी आपने देखा सबमरीन्स के एक्सीडेंट हुए, डिफेंस के भी जो इश्यूज बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। आपने यहाँ पर कही, क्योंकि हम सबने देखा है जी कि मनमोहन सिंह जी का पॉलिटिकल करियर पिछले 5 सालों का, उनका पीएम का कार्यकाल कैसा रहा? खुराना साहब, क्या कहेंगे आप? अनुपम ने यहाँ पर जैसा कि कहा कि अगर पिछले 5 साल ए.के. एंटनी को दे दिए गए होते तो शायद बेहतर होता देश के लिए। ऐसा जी, समय अब जो बीत चुका है, लेकिन एंटनी साहब का समय अपना 27 दिसंबर 2014 तक नो डाउट इज वंडरफुल। लेकिन इनकी अपनी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है। जब किसी इंसान की कुंडली में गुरु चंडाल दोष होता है, वो कभी राजा बना तो सकता है, राजा कोई बनता नहीं। इसके कोई चांस इनके प्राइम-मिनिस्टरशिप पे नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी कुछ छवि सुधारना चाहती है, अगर प्रियंका गांधी कहीं एंटर करती है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य में कुछ अच्छे योग बन सकते हैं। चलिए, प्रियंका गांधी का नाम आपने यहाँ पर ले लिया। कर्नल अजय, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीजेपी की बात करें तो एक शख्स ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से पीएम इन वेटिंग है, आडवाणी जी है वो। क्या उनकी कुंडली में सिर्फ पीएम वेटिंग रहना ही लिखा है?
देखिए अनुराग जी कि जब 2009 का जो पीरियड थे, जब वो पीएम कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से, तभी मैंने सभी पत्र पत्रिकाओं में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मेरे इंटरव्यूज के दौरान कहा था कि आडवाणी जी बहुत अच्छे शख्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनके सितारे कामयाब नहीं हैं, और अगला जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होगा वो राहुल वर्सेज मोदी जी होगा। तो मैं इसको बात को फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ कि आडवाणी जी के नंबर शायद इस बार भी कहीं नहीं लग रहे हैं, और अगला जो होगा वो संभवतः जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, शायद यही लगता है पिछली बार भी वो पीएम की कैंडिडेट हो सकती हैं। कर्नल अजय, रश्मि के पास जाना चाहूंगी। रश्मि, टैरो क्या कुछ कहता है आडवाणी जी के लिए? क्या पीएम इन वेटिंग ही लिखा है किस्मत में? Well, according to the cards, there is not much future as a PM. But yes, as a strong support, as a good politician, a veteran, he's going to be there. He's been there long on the scene. He's going to continue. But as a PM, I think chances are bleak. चलिए, आपके मुताबिक चांसेस आर ब्लीक पीएम को लेकर। अब अनुपम, देश भर में चुनाव हो रहे हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर हम सबके मन में कई सारे सवाल आते हैं। क्या लगता है आपको कि चुनावों के बाद क्या देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, इकोनॉमी में कुछ सुधार आएगा? जी बिल्कुल सुधार होने वाला है। बृहस्पति जो कर्क राशि में आ जाएगा जून में, और राहु भी चेंज हो रहा है जुलाई में। ये दोनों प्लैनेट्स के चेंज होने से अर्थव्यवस्था में चेंजेस आएंगे, और अगस्त टू सितंबर का जो महीना है, खास करके जब बुध जो है सिंह राशि और कन्या में से गुजरेगा, तो गुड रिकवरी होगी इकोनॉमी में। लेकिन एक बात है, शेयर प्राइसेस जो हैं इसमें उछाल होगा। एक डेंजरस सा पीरियड भी आ रहा है, क्योंकि राहु जब उच्च हो जाता है 13 जून के बाद में, स्पेक्यूलेशन बहुत बढ़ेगा, और गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स लेकर आएगी जो फेल हो जाएंगी जी, और लोगों से छुपाएगी। फिर भी ओवरऑल द इकोनॉमिक कंडीशन विल स्टिल रिमेन गुड। जी चलिए, खुराना साहब, चुनावों के बाद किसकी सरकार आती है ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन जिसकी भी सरकार आएगी, क्या वो देश की आर्थिक व्यवस्था सुधार पाएगी? सुनिए जी, दिसंबर 2014 तक तो आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ऐसी रहेगी, में अस्थिरता रहेगी। देयर वुड बी ऑलवेज स्पेकुलेशन इन द माइंड ऑफ द पीपल कि हो या ना हो, जिसमें शेयर बाजार इतना गर्म नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि डेस्टिनी नंबर इंडिया का 8 है, और 2014 खत्म होती जैसे 2015 आता है, उसका डेस्टिनी नंबर 8 आता है। उस समय के बीच में हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, या कोयले की बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, उसमें हिंदुस्तान का पलड़ा एकदम बदलने वाला है, और वो एकदम स्टेबल गवर्नमेंट और स्टेबल मार्केट आएगी उसमें। चलिए, कर्नल अजय, आप क्या कहेंगे? क्या चुनावों के बाद देश में ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट आ सकती है जिसके बाद इकोनॉमी में सुधार आए, शेयर बाजार में सुधार आए? देखिए अनुज जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये मैं आपसे, आपके माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि पार्टी कोई सी भी हो, सरकार किसी की भी आए, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपने निरंतर प्रगति करती जाएगी। और जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, क्योंकि मेरा ये स्पेशल सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट के अंदर के बाद जो है, उसके अंदर शेयर बाजारों में तीव्र गिरावट आएगी। और खासकर जो एक बहुत, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पिन पॉइंट किया जा सकता है पीरियड यानी समय को। देखिए, मुझे लगता है कि दिवाली सन 2014 की रहेगी, उस वक्त जबरदस्त अनिश्चितताएं पॉलिटिकल लेवल्स को लेके होगी, और जबरदस्त अनिश्चितताओं के माध्यम से शेयर बाजार एक तरफा गिर सकता है। अक्टूबर के महीने यानी काली दिवाली की संभावनाएं बन सकती है। तो अच्छा जी, आप फाइनेंशियल एस्ट्रो करते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा वो पीरियड है जब दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं तो स्थिति कितनी सुधर सकती है, और आपके मुताबिक आने वाले 5 सालों में कैसी रह सकती है आर्थिक अर्थव्यवस्था? बहुत जबरदस्त सवाल है अनुया जी आपका। देखिए, अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होता रहेगा, और भारतीय रुपया भी लगातार मजबूती की तरफ रहेगा। सन 2014 का जो अक्टूबर का जो पीरियड है, उसके अंदर एक जबरदस्त गिरावट होगी, और पोस्ट इलेक्शन भी हो गया, लेकिन उसके बाद एक तरफा तेजी चलेगी। और जहां तक 5 साल का आपने सवाल लगाया, सन 2017-18 जो होगा, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक माइलस्टोन होगा, और वो ऑल टाइम हाई जो भी पुराने रिकॉर्ड हैं वो संभवतः सारे टूट जाएंगे। और सन 2014 यानी दिवाली अक्टूबर के आसपास यदि जिसने निवेश किया निचले स्तरों पर, उनको वो फायदा मिलेगा, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे इक्विटीज हो। स्पेशली आप टेलीकम्युनिकेशन शेयर ले लें, आप बैंकिंग शेयर ले लें, या आप कैपिटल गुड्स का ले लें, या रियल एस्टेट ले लें, और विशेषकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको अभी आप मौजूदा स्तर पर आप देखें तो आपका बेहतर रहेगा। एक और बहुत
महत्वपूर्ण शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, जो गोल्ड जो है जबरदस्त गिरावट की तरफ बिल्कुल बिल्कुल आपसे ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है गोल्ड वाला। ये सवाल भी मेरी लिस्ट में है अजय जी, इसके बारे में पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि 2014 में अगर वो सोने चांदी में निवेश करते हैं तो कैसा उनको रिटर्न मिलेगा। आपसे इस सवाल पर लौटेंगे। रश्मि, आपके मुताबिक आने वाले 5 सालों में, आने वाले 24 महीनों में चुनावों के बाद कैसी रह सकती है इकोनॉमी देश की? Well, this, like I said, it's a divine intervention. This change in the government is going to be very good for the country, especially till the end of this year. We are going to see tangible result. There is a card which says that because they get support, the new government is going to get support from the south direction. So which means action. It means taking action and showing results. So therefore, end of this year, they will be tangible, and of course, next 5 years, there will be a gradual, slow change. And this government is going to prove, you'll all see, according to my cards, much better future economic growth, as well as you've seen the Sensex has already gone high in anticipation. So this will continue. जी चलिए खुराना साहब, बिजनेस चैनल है और बिजनेस की बात ना करें, कमोडिटीज की बात ना करें, सोना चांदी कच्चा तेल की बात ना करें तो हमारे दर्शक थोड़े से नाराज हो जाएंगे। आप बताइए कि क्या कुछ कहते हैं आने वाले 5 साल, क्या कीमतों में कोई बदलाव होगा भविष्य में? किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है? जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया थी, ये दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो सही, लेकिन जहां तक सोने चांदी का प्रश्न है, सिर्फ यही एक सिक्योरिटी रह जाएगी हमारे लोगों के लिए जहां की वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए चांदी और सोने की कीमत इलेक्शन के एकदम बाद एक स्पेकुलेटिव इनका राइज होगा, और इनका जो राइज है वो काफी आगे तक चलता रहेगा। इसके कम होने के चांस बड़े कम नजर आते हैं। इसके साथ बाकी जो कमोडिटीज हैं, जैसे तेल की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, उनका जो चढ़ाव है वो होगा तकरीबन मिड 2015 के बाद। इससे पहले कोई योग नहीं बनता। जी अनुपम, क्या कहेंगे आप? क्या देश एक बार फिर दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा? जी डेफिनेटली। मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा असहमत हूं दूसरों पैनलिस्ट के व्यू से इकोनॉमी के बारे में। मेरे हिसाब से जो 67th ईयर जो चल रहा है इंडिया का और 68th ईयर चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड होगा रिवाइवल के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग लगता है, लेकिन ऐसा ही होगा, क्योंकि वर्षफल जो हमारे लाल किताब का ट्रांजिट भी अगर आप लगा के देखो, सभी ग्रह लाभ स्थान में बैठे हैं, शनि, बुध, शुक्र, सूरज और चंद्रमा, मंगल भी पंचम में। सिर्फ राहु सप्तम में होने से जो माइनॉरिटीज हैं उनसे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बृहस्पति जो कर्क राशि में आने के बाद में इंडिया के 3rd हाउस में धर्म स्थान को एस्पेक्ट करेगा। बीजेपी वापस मंदिर का कार्ड और मंदिर की बातें करेगी, उससे थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी होगा। लेकिन जो शनि का जो चेंज है नवंबर के अंदर और राहु और बृहस्पति जो चेंज हो रहे हैं, इससे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और यू मस्ट नॉट फॉरगेट कि इंडिया की बेसिक कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली में 3rd हाउस जो है 4-5 ग्रह बैठे हैं, उनके ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट होगा और वो इंडिया के भाग्य स्थान को देखेगा। तो डेफिनेटली इट हैज टू गिव गुड रिजल्ट। और सोने का प्लेनेट भी जुपिटर है, लेकिन सोने में कुछ गिरावट आएगी, फ्लक्चुएशन काफी होगा। चांदी ज्यादा मुझे स्टेबल नजर आती है। ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जैसे राहु चेंज हो जाएगा, राहु और शनि का 2nd 12th एक्सेस होगा, और जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है, ऑयल प्राइसेस पहले कम होते हैं फिर दोबारा बढ़ते हैं। तो सोने के दाम वीनस की अंतर्दशा जो आ रही है शुक्र की, ये इंश्योर करेगा कि लग्नेश की दशा में हमें अच्छे इन्वेस्ट करना चाहती है, अपने ज्वेलरी खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है। लेकिन कर्नल अजय है, एस्ट्रो फाइनेंशियल एस्ट्रो एक्सपर्ट है, आप बता दीजिए आने वाले समय क्या कुछ कहता है? सोने चांदी हो या फिर कच्चा तेल हो, कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है कि गोल्ड का जो न्यूनतम स्तर है वो जो $1300 के आसपास जो चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर ये $1450 के या उससे ऊपर जा सकता है। तो दिस इज द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। As far as the silver is concerned, the silver is one of the important industrial commodity, and it is a part of bullion, but it is a part of industrial commodities. I believe that they keep rising the price of the silver. The very important global commodities called black gold, crude oil,
द टाइम हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑफ द इट्स पीक। मीन कच्चे तेल का जो पीक का समय है वो लगभग आ चुका है। अब मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर संभवतः कच्चे तेल में तीव्र गिरावट हो और ये $85 से लगभग ये हो सकता है कि $79 तक नीचे गिर जाए, यानी 20% के आसपास की कमजोरी मैं कच्चे तेल में कह सकता हूं। इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर और भारतीय शेयर बाजार पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत की जो करेंसी है रुपी, उसमें मेजर जो हमारा जो रिडम्पशन होता है या जो हमारा खर्च होता है वो कच्चे तेल और सोने में होता है। तो मुझे लगता है इससे भारतीय रुपया भी मजबूती की तरफ आएगा और भारतीय इकोनॉमी मजबूत रहेगी और शेयर बाजार भी इसमें तेजी रहेगी। कर्नल अजय, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी एक और सेगमेंट बाकी है, कुछ और अहम सवाल हैं जो हम तमाम एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो एक्सपर्ट हो इन सब से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया का फ्यूचर। ब्रेक के बाद इंडिया का फ्यूचर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस हिस्से में एक बहुत ही अहम सवाल है जो चुनावों के दौरान हम सबके मन में आता है। कांग्रेस और बीजेपी भले ही देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हों, लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी नंबर्स नहीं ला पाती है तो क्या इनके अलावा भी कोई सरकार बना सकता है? पी खुराना साहब, क्या कहेंगे आप? अगर कांग्रेस और बीजेपी नहीं तो क्या कोई ऐसा तीसरा मोर्चा है जो सरकार बना सकता है? देखो जी, पहली बात है कि कंप्लीट सरकार ना तो कांग्रेस का बनने का योग है ना ही बीजेपी का बनना है। जो भी सरकार बनती है उसमें एक बात 100% तय है। पहली बात पहले कह चुका हूं कि वुमेन विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। एंड सेकेंडली, दूसरे कुछ निर्दलीय लोग या कुछ अन्य लोग या कोई अन्य पार्टी कि ना मैं अपनी बीजेपी या कांग्रेस के साथ आएगी तो ही सरकार बनेगी, वरना सरकार का कोई योग फुल फ्लैज किसी का मेजॉरिटी का कोई योग नहीं बनता जी। अनुपम, क्या लेफ्ट सरकार बना सकती है? जी जी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और जैसे चंद्रमा और शुक्र जो ये प्लैनेट्स इस साल को रूल कर रहे हैं, मतलब राजा और मंत्री हैं, तो 2 वुमेन जो हैं बहुत की रोल प्ले करने वाले हैं और ये एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरे मिलीजुली सरकार जो है थर्ड फ्रंट वाली नहीं बनेगी। चलिए, ये स्टार्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं। ओपिनियन पोल्स भी यही कह रहे हैं कि मोदी की सरकार बनेगी। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी कहीं ना कहीं से और इशारा कर रहे हैं। कर्नल अजय, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार का संबंध है, मैंने कहा कि त्रिदेवी का निर्णय होगा, वही फाइनल होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल, यदि बीजेपी ने सरकार बना भी ली तो जिसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन वो सरकार लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि दिवाली के बाद जो प्लैनेट्स हैं बीजेपी के वो खतरे में आ सकते हैं। तो हो सकता है उनकी जो अलाइज पार्टीज हैं वो उससे मतभेद रखें। तो अब सवाल ये है कि यदि सरकार बनती है या कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने या तीसरी बने, लेकिन वो सरकार बहुत लंबे समय तक संभवतः अपना काम नहीं कर पाएगी। मेजर चेंजेस आने की उम्मीद है, तो अतः इस पे विशेष ध्यान रखना उचित होगा। जी रश्मि, टैरो इज कंप्लीटली डिफरेंट देन एस्ट्रोलॉजी। क्या कुछ लगता है, क्या आप जो अपनी सहयोगी यहाँ पर बैठे हैं उनसे सहमत हैं कि महिलाएं जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, और क्या कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई और सरकार बना सकता है? टैरो क्या कहता है? Well, as my colleagues have said, ये 2 सरकार के अलावा it is very difficult for a third party or a third front to come. But एक कार्ड ऐसा आया है that even for BJP, it's a chariot card, which means 2. Okay, power and victory is there, but with support. This is the meaning of the chariot card. So, without support, even BJP cannot win. Therefore, I would say that a third front would not. And in any case, like I have predicted even earlier, that it would be a BJP in a coalition form. So, and yes, women have always had an important, there's always a successful woman behind any power. बिल्कुल, behind any power, I agree with you. महिलाओं का हाथ जरूर होता है। अब एक और अहम सवाल है और वो देश की सुरक्षा को लेकर है। अनुपम, भारत के आने वाले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और चीन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ कैसे रिलेशनशिप रह सकते हैं? जी, रिलेशनशिप्स तो बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा, राहु चेंज हो जाएगा और
ओनली थिंग इज दैट इंडिया सेफ होगा, क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है इंडिया के 3rd हाउस पे और 4th हाउस पे जब चलेगा, इंडिया को डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने वाला है। लेकिन ये जुलाई वाला महीना जो है काफ़ी खतरनाक है। मंगल और राहु का जो क्लोज डिग्री के अंदर कंजंक्शन होने वाला है, स्पेशली द मंथ ऑफ जुलाई, फर्स्ट 20 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। और जितने पुराने मैं आपको कह चुका हूँ, ये जो सबमरीन हमारे सबमर्ज हुए हैं एक्सीडेंट्स के अंदर, ये साबोटाज है, ये एक्सीडेंट्स नहीं है। इतने जो क्रैशेस भी हो रहे हैं, हिडन हैंड जरूर है, चाइना और पाकिस्तान दोनों का ही हाथ इसके अंदर है। यानी और वी कैन नॉट टेक दीज कंट्रीज फॉर ग्रांटेड। आगे आने वाले समय के अंदर, और खास करके हमारी केतु की दशा जब तक चल रही है सितंबर तक, अंतरदशा, वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम देम। जी खुराना साहब, पाकिस्तान हो या फिर चीन, कई बार आंखें जरूर हमें दिखाता है। आने वाले 5 सालों में क्या इनसे थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है? देखिए जी, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान बिल्कुल ओवर पावर करेगा सबको। जहां तक संबंधों की बात है, बिल्कुल 100% हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में बिल्कुल अच्छे बनेंगे और चाइना के साथ भी अच्छे बनेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ये जो देश का इतना आवाजाही शुरू हो जाए कि वो अपना काम भी इकट्ठा कर सकते हैं। आई डोंट फोरसी कि देयर इज एनी प्रॉब्लम फ्रॉम आवर नेबर्स, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, अब कर्नल अजय, क्या कहेंगे आप? थोड़ी परेशानियां हमें पाकिस्तान से कुछ समय में आती ही रहती है, परेशान करता है हमें पड़ोसी मुल्क, लेकिन आपके मुताबिक क्या आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान या चीन से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है? देखिए, बहुत अहम सवाल आपका है, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप आने वाले 5 साल नहीं, हम लोग हर रोज जंग लड़ रहे हैं, ना केवल सीमाओं पर अपितु इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। भारतीय रुपया एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेने जा रहा है, और करेंसी वार के अंदर जो यूरो बुरी तरह से पिटाई हुई है डॉलर के अगेंस्ट के अंदर, और चाइनीज करेंसी भी अपनी तरफ से ताकत दिखा रही है, जापानी करेंसी भी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो हमारा जो भारतीय रुपया है वो करेंसी वार के ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहा है। और सन 2017-18 जब अमेरिकन डॉलर के अंदर रियल परेशानी आएंगी, उस वक्त एशियन जायंट जो हैं, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे टाइगर हो, यानी चाइना हो या इंडिया हो या फिर जापान हो, इनके अंदर रियल वॉर होगी। और जो करेंसी वार जो होगी वो अभी से चालू हो चुकी है। तो आप देखिए कि करेंसी के अंदर इंडियन रूपी करेंसी क्लब में शामिल हो गया है और उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये कहना चाहूंगा कि आप भारतीय रुपए पर नजर रखें, और हम लोग हर रोज लड़ रहे हैं चाइना से, उनकी करेंसी के साथ में हमारी सरकार बीच रहेगी। हम भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ये इकोनॉमी का, रुपए का, करेंसी का मुद्दा उठाया है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। रश्मि, आप क्या कहेंगी? टैरो क्या कहता है? पाकिस्तान हो या फिर चाइना, पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसा रहेगा रिश्ता? वेल, जैसे खुराना जी ने कहा, आई थिंक रिलेशंस आर रियली गोइंग टू इम्प्रूव। एक कार्ड ऐसा है विच सेज इम्पल्सिव विजडम विल ब्रिंग परफेक्ट एक्शन। अब इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगी दैट वी विल डेफिनेटली take that step forward and we will improve our interpersonal relationship. We will be more open minded, also because of the governance and also because of the person and the people that are coming in. But Pakistan at the surface ठीक रहेगा, लगेगा, बट जो अंदरूनी हमारे मामले हैं, जो इंटरनल जो लड़ाइयां हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एज वेल एज टेररिज्म, वो चाहे चलता रहे, बट एट द सरफेस इट विल बी बेटर। बट चाइना, इट्स वेरी होपफुल। द स्टार कार्ड सेज गुड रिलेशन। चलिए, चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, टैरो ये कहता है। अनुपम, जाते जाते आपके क्लोजिंग कमेंट्स, कुछ कहना चाहेंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सलाह देना चाहेंगे या भारत को कोई सलाह देना चाहेंगे रिश्तों को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर? या देखो, एक तो मैं चाइना और वो वाली थ्योरी जो कि ये फ्रेंड्स बनेंगे, इससे बिल्कुल ही अग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज आई वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने 1999 में संडे टाइम्स में प्रेडिक्ट किया था न्यूयॉर्क पे सितंबर 2001 में अटैक होगा। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और पिरामिड प्रोफेसीज जो मैक्स लॉथ की किताब है, इसमें भी लिखा है कि चाइना विल बी द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड बाय 2025। चाइना वुड हैव अचीव्ड अपना मिलिट्री एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और इंडिया को जरूर चाइना को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात कही, बीजेपी के लिए ये डेफिनेटली एडवाइस है। 7.5 उनकी भी शुरू हो रही है, और क्योंकि इंडिया की कुंडली जो है 7.5 थी जब फ्रीडम एट मिडनाइट हुई थी,
इसलिए लास्ट 2-3 गवर्नमेंट जो सक्सेसिवली 7.5 के अंदर स्वेरिंग इन हो रहे हैं और बीजेपी पे भी 7.5 लगी और ये स्वेरिंग इन होगा, तो इन्हें जो है अपने अलाइज को ठीक रखना, डिक्टेट नहीं करना, डोमिनेट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बिट्रेयल्स इनके साथ जरूर होंगे और जैसे कर्नल साहब ने कहा ये पूरा अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 1.5-2 साल के अंदर ही ये गवर्नमेंट जो है ये टॉटर होने लग जाएगी। खुराना साहब, आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए। जी, कुछ भी हमने कहा, कुछ भी किसी ने सुना, चाहे हम कहते हैं सोने की चिड़िया, चाहे कहते हैं प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, लेकिन एक बात सत्य है, इस जहां से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं भारतवर्ष के। चलिए, आप कुछ कहेंगे अजय जैन जाते जाते, क्लोजिंग कमेंट्स, कोई सलाह निवेशकों को देंगे? आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो। देखिए अनुया जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए कौन सी पार्टी आती है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप अपने काम पे ध्यान रखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे और पूरा हम लोग हमारी जो नेबर्स हैं, स्पेशली चाइना है या पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो मैं बिल्कुल गिनता ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ चाइना की तरफ का, चाइना करेंसी वार के अंदर हम लोग का रहेगा। और इसके अलावा जो जब भी उतार चढ़ाव आता है उसके अंदर संयम से और ध्यान से आप काम करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा रहेगा। शेयर बाजार आगे लगातार तेजी दिखाता रहेगा। शेयर बाजार लगातार आगे तेजी दिखाता रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा होगा। रश्मि, आपके क्लोजिंग कमेंट्स जाते जाते बहुत जल्दी से। All in all, in a nutshell, I would say all of you feel positive, look up, feel upbeat, because my reading has been very positive. And remember, akarna na karya bhavati. What is happening for the best. So embrace this change, all of you. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत और आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।